आपने गौर किया है कि अपने इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमने अभी तक इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे के सारे यूनिट्स के बारे में थे। इनफैक्ट हमने यूनिट्स के ऊपर एक डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड भी डेवलप किया और उसकी एप्लीकेशंस भी देखी। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, एंड दैट इज़ मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट की बात करते हो तो इसका मतलब तो आप सबको पता होगा कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए जब मेज़र करते हो तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। मतलब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये जो मेजरमेंट है इसके बारे में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, और सबसे पहली बात जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको सोचना है। क्या है पहली बात? कि यू कैन नॉट मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी उठा लो, आप कभी भी उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आपके लिए बड़ा अजीब सा होगा, आप बोलोगे सर कि अगर आप हमें एक सपोज करो पेन दोगे और हमें कहोगे कि इसको मेज़र करके बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम तो हमारे स्केल का यूज़ करके आसानी से इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। बट फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप उस पेन को जब आप मेज़र कर रहे होंगे तो बेसिकली लेंथ कैसे मेज़र करते हो आप जो आखिरी टिप है उसके नीचे मार्क देखते हो स्केल का। अब ये जो टिप और उसके नीचे मार्क देखने की प्रोसेस है, इसमें आपको ऐसा लगता है कि टिप और मार्क जो है वो एग्जैक्टली एक ही प्लेस के ऊपर है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें हल्का फुल्का सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये लिमिटेशन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशन है। इवन हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आंखें हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रिजॉल्व कर पाती है चीज़ों को। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरा एक दोस्त खड़ा है और आप बहुत पास में खड़े हो, तो आपको 2 अलग अलग इंसान दिखाई देंगे। लेकिन जब आप बहुत दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये 2 अलग अलग इंसान नहीं खड़े, कुछ इंसान जैसी एक मोटी सी आकृति खड़ी हुई है, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत दूर चले जाने पर आपकी आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर की लिमिट है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप हम दोनों इंसानों को अलग अलग रिजॉल्व कर सको। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको खुद अपनी लाइफ के अंदर से ढूंढ के निकालने हैं और आपको ये महसूस करना है। ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है यार, राइट। रट लेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको महसूस करना है कि हाँ यार वाकई हम एक्यूरेट से भी एक्यूरेट होते चले जाएं, लेकिन हम कभी भी ट्रू वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। अब सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मेज़र करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, अभी मैंने कुछ फैक्टर्स गिनाए कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है, ठीक है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स है। सपोज करो आपकी सराउंडिंग के जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो चेंज हो गए, टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, आपने अपैरेटस को ढंग से यूज़ नहीं किया, आप बायस्ड हो, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमेशा गलत तरीके से करते हो और आपको लगता है कि वो सही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप जो भी वैल्यू मेज़र करते हो उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है, एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। और इन एरर्स को मेज़र कैसे करते हैं? आप मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये डिफरेंस है, ये जो अनसर्टेनिटी है कि ट्रू वैल्यू से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी दूर है, यही क्या कहलाती है, आपकी एरर कहलाती है, राइट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा कर सकते हो। आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि हम किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। अब जब हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है तो हम इस फॉर्मूले के अंदर कहाँ से रखेंगे? या फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हमें ट्रू वैल्यू ऑलरेडी पता है तो फिर हम मेज़र क्यों कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। हम ट्रू वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू की जगह कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जो ट्रू वैल्यू जैसी ही होती है, और उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे। अब एरर्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। ये जो दोनों वर्ड है डे टू डे लाइफ के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप इसकी जगह इसको और इसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हो, बट फिजिक्स के अंदर इन दोनों वर्ड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैंने आपको एक सिक्का दिया, एक कॉइन दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बड़ा ड्रॉ किया है, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कॉइन मैंने आपको दिया और मैंने आपको कहा कि इसका जो डायामीटर है वो मुझे मेज़र करके बताओ। और मैंने आपको 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए,
एक तो मैंने आपको मीटर स्केल दिया जो आपके पास में रखा हुआ रहता है, राइट, और एक मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जिसको अपन बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। जब आप 11th क्लास में लैब के अंदर एंटर करते हो ना, तो सबसे पहले इसी इंस्ट्रूमेंट के कारण आपका दिमाग खराब होता है, बट मैं नहीं होने दूंगा, राइट, मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको। फिलहाल के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है, बट मैंने जो आपको वर्नियर कैलिपर्स दिया है वो ख़राब है, उसके अंदर कुछ तो खराबी है, ठीक है ना। आपने उसके थ्रू भी इस सिक्के का जो डायमीटर है वो मेज़र करने की कोशिश करी। अब देखना, ध्यान से देखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे से मेज़र कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इस सिक्के का ट्रू डायमीटर है वो है 1.623 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। अब आपने जब स्केल से मेज़र करने की कोशिश करी तो आपने ऐसे रखा होगा स्केल को, स्केल का जो बिल्कुल फर्स्ट एंड है वो यहाँ पर रखा होगा और इस पॉइंट से उस मार्क को आपने क्या करने की कोशिश करी होगी, कोइंसाइड करवाने की कोशिश करी होगी। अब पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मैं बता देता हूँ, ये 1.6 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब बीच में आ रहा है तो हम कह नहीं सकते, बट हमें लग रहा है कि 6 के ज़्यादा पास में है, तो हम स्केल के द्वारा जो लेंथ मेज़र करेंगे वो कितनी आएगी, 1.6 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो स्केल है उसके कारण आप जो वैल्यू मेज़र करते हो और सेंटीमीटर में लिखते हो तब उसको, तो डेसिमल के बाद में केवल और केवल एक ही पॉइंट तक आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। आप बता सकते हो कि ये लेंथ या तो 1.6 होगी या 1.7 होगी। अगर उसके बीच में होगी तो मजबूरी में आपको 1.6 या 1.7 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्केल आपकी मदद नहीं कर रहा डेसिमल के बाद में दूसरी डिजिट बताने के अंदर, राइट। यहाँ पर आते हैं, जब आपने खराब वर्नियर स्केल के थ्रू मेज़र करने की कोशिश करी, इस खराब वर्नियर स्केल की खासियत ये है कि ये आपको सेंटीमीटर के अंदर जब आप रिजल्ट लिखते हो तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक अलाउ करता है, राइट। आप डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक श्योरिटी के साथ अपना रिजल्ट लिख सकते हो। अब आपने जब इस खराब वर्नियर स्केल का यूज़ किया और इसका डायमीटर मेज़र किया तो वो कितना निकल के आया, 1.43 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि बताओ इन दोनों रिजल्ट्स में से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है। तो आप सब मुझे आंसर दे दोगे कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के करीब है, इसका मतलब है ये वाला जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी की मीनिंग तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है। सो दिस रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट, राइट, बिकॉज इट इज क्लोजर टू द ट्रू डायमीटर, ट्रू वैल्यू, राइट। अब देखना प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं। प्रिसीजन जो होता है ना वो प्योरली आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। आपका इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद में कितने डिजिट तक श्योरिटी के साथ आपको रिजल्ट लिखना अलाउ करता है। तो मैंने बताया था कि वर्नियर स्केल में आप डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक रिजल्ट लिख सकते हो, जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट तक आप श्योरिटी के साथ अपना रिजल्ट लिख सकते हो। तो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा वर्नियर स्केल है, यानी कि इस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इट इज़ मोर प्रिसाइज। हम डेसिमल के बाद में ज़्यादा डिजिट्स तक अपने रिजल्ट को श्योरिटी से लिख पा रहे हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस रीडिंग इज़ मोर प्रिसाइज देन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस रीडिंग। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हो सकता है लेस प्रिसाइज हो, वहीं पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट है, अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ या किसी और वजह से एरर आ गई तो हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है वो लेस एक्यूरेट हो। तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें हो जाती है। आपका रिजल्ट मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज हो सकता है, या फिर मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट हो सकता है। मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज भी हो सकता है, लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो आपके मेजर्ड वैल्यू की 2 अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बार वापस सिर्फ आपको कंक्लूड कर देता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है, राइट, और प्रिसीजन का मतलब है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू किस इंस्ट्रूमेंट, कितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र करी गई है, यानी कि डेसिमल के बाद में कितने ज़्यादा डिजिट्स तक आप श्योरिटी से अपने रिजल्ट को लिख पा रहे हो। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में।
क्यों कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात? क्योंकि जब आप एरर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे तो एरर्स को जानना, उनके कारण तक पहुंचना और उनको रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली कैटेगरी जो हमने बनाई है उसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो। अगर मल्टीपल टाइम्स आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से एक ही डायरेक्शन के अंदर एरर शो कर रही है, या तो वो ट्रू वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही आ रही है या फिर ट्रू वैल्यू से हमेशा कम ही आ रही है। एक ही डायरेक्शन में अपीयर होने का मतलब ये है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो समझ जाओ कि आपके मेजरमेंट के अंदर सिस्टमैटिक एरर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब ऐसा होता क्यों है भाई, क्यों एक ही डायरेक्शन के अंदर एरर्स आती है? तो मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप डॉक्टर के पास में गए और उस डॉक्टर के पास में एक वीइंग मशीन रखी हुई है। वो मशीन है ना जिसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो और आपका वेट मेज़र करके बता देती है, वो मशीन रखी हुई है। डॉक्टर ने बड़े टाइम बाद में उस मशीन को निकाला, उसके ऊपर से धूल वूल हटाई और आपको बोला कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, आपका वेट मेज़र करते हैं। अब डॉक्टर ने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने चुपके से देख लिया। मैंने देखा कि यार जब इस मशीन के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो इसकी निडल 0 पर होनी चाहिए थी। जबकि मैंने देखा कि ये मशीन तो साली ख़राब हो चुकी है, इसकी जो निडल है वो तो कहाँ पर शो कर रही है, 1 किलोग्राम पर शो कर रही है। कुछ भी नहीं रखा हुआ तब भी आपकी मशीन 1 किलोग्राम शो कर रही है। इसका मतलब मशीन ख़राब है और आपके मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर आने वाली है। तैयार हो जाओ। अब आपका वज़न अगर 70 किलोग्राम है और आपको इस मशीन के ऊपर खड़ा किया जाए, तो अगर मशीन सही होती तो निडल 0 से कहाँ तक घूम जाती, 70 तक घूम जाती। बट आपकी मशीन की निडल तो ऑलरेडी 1 पर है, तो जब वो घूमेगी तो वो कहाँ जाकर रुकेगी, 71 किलोग्राम पर रुकेगी। तो आपकी ट्रू मास की वैल्यू 70 किलोग्राम है, जबकि मशीन कितना बता रही है, 71 किलोग्राम। अगर किसी का ट्रू मास 65 किलोग्राम है और इस मशीन के ऊपर ले जाके खड़ा कर दोगे तो उसका वजन कितना बताएगी, ये 66 किलोग्राम्स बताएगी। तो क्या आपके डिफरेंट मेजरमेंट के अंदर जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से एक ही डायरेक्शन के अंदर एरर शो कर रही है? आप बोलोगे हाँ सर, हर बार आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा ही आ रही है। इसका मतलब है कि इस कारण की वजह से जो एरर आई है वो कौन सी एरर है, हमारी सिस्टमैटिक एरर है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कुछ भी मेज़र नहीं कर रहे होते और फिर भी वो कुछ रीडिंग दे रहा होता है, उसको देना तो 0 रीडिंग चाहिए, बट फिर भी अगर वो कोई रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है और उसके अंदर 0 एरर प्रेजेंट है। इसका नाम रख दिया हमने 0 एरर, राइट? तो 0 एरर सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल होती है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, राइट? तो आप ध्यान रख लेना। यहाँ से हमें ये भी पता पड़ गया कि ये सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो आखिर में किन किन कारणों की वजह से सकती है हमारी मेजर्ड वैल्यू के अंदर। तो ये तो आपको पता पड़ ही गया कि अगर आप ख़राब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो सिस्टमैटिक एरर आना तय है, पक्का है। अगर आप गलत प्रोसीजर यूज़ करोगे, अब आपको जब वीइंग मशीन दी जाती है तो उसके ऊपर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कि जब भी वेट मेज़र करो, इस वीइंग मशीन को बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखो, तब जाके वेट मेज़र करो। अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और मशीन को इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रख दिया, तो फिर आपका जो वेट है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आएगा और जितनी भी बार आप मेज़र करोगे एक ही डायरेक्शन के अंदर एरर मिलेगी और वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगी, सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल बन जाएगी। तो आपका इंस्ट्रूमेंट गलत हो या फिर बेचारा इंस्ट्रूमेंट सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, बट आपने प्रोसीजर गलत फॉलो किया है, या फिर आपकी कोई पर्सनल बायस हो सकती है। पर्सनल बायस का मतलब होता है आपकी कुछ गलत आदतें, रॉन्ग हैबिट्स। जैसे आपको कहा जाता है कि निडल किस मार्क के ऊपर आकर रुकी है, ये देखने के लिए जस्ट उस मार्क के ऊपर जाकर देखो, तब आपको रियल कोइंसिडेंस पता पड़ता है दोनों चीज़ों का। लेकिन आप तो आलसी हो, आप तो टेबल के अगर कॉर्नर में खड़े हो तो वहीं से खड़े खड़े ऐसे रख के देखते रहोगे, तो वहाँ पर दो चीज़ें अगर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं भी कर रही होंगी, अब ये जो दोनों उंगलियाँ हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये दोनों उंगलियाँ एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं, वैसे कैमरा पास में हो सकता है ना भी लगे, बट अगर आप किसी अलग एंगल से देखोगे तो आपको लग सकता है ऐसा।
ठीक है। और जबकि आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रही। तो आपकी कुछ पर्सनल बायसेस हो सकती है, कुछ रॉन्ग हैबिट्स हो सकती है, जिनकी वजह से जब आप मेज़र करोगे तो हर बार आपको एरर मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। आप टेबल के कॉर्नर से हट ही नहीं रहे तो एक ही एक डायरेक्शन के अंदर एरर मिल रही है, और वो भी किसका कारण बन जाएगी? सिस्टमेटिक एरर का कारण बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना है कि हम टाइप्स में क्यों डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को। अब जब हमें कारणों के बारे में पता पड़ गया तो हम रिड्यूस भी आसानी से कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर के कारण पता लगाए जा सकते हैं, और जिस चीज़ का कारण पता लगाया जा सकता है उसका निवारण करना भी बहुत ही आसान होता है। आप क्या करो? प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करो, ठीक है। आप केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करो, ढंग से सारे प्रोसीजर को फॉलो करो, अपैरेटस को ढंग से सेट करो जैसा जैसा आपको कहा गया है। अपनी पर्सनल बायसेस को थोड़ी सी देर के लिए साइड में रखो और केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने मेजरमेंट के अंदर सिस्टमेटिक एरर नहीं आने दोगे। ये हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर है, इसका नाम है रैंडम एरर। अब नाम से ही आपको पता पड़ गया होगा कि ये वो एरर्स हैं जो कि आपकी ट्रू वैल्यू के रैंडमली दोनों ही डायरेक्शन के अंदर इर्रेगुलरली अपीयर होती है। कभी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू आ रही है, कभी किसी फैक्टर की वजह से ट्रू वैल्यू से कम मेजर्ड वैल्यू आ रही है, और बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न है, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। तो आप समझ जाओ कि आपके एरर के अंदर, आपके मेजरमेंट के अंदर रैंडम एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अभी जो रैंडम एरर्स होती है इनके कारणों को जानना इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्मदाता है वो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हैं। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि वो चीज़ जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। सपोज करो आप बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, अचानक से टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आ गया, उसकी वजह से आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर भी मान लो फ्लक्चुएशन आ गया, तो एरर आ जाएगी और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किस तरीके का कोई फ्लक्चुएशन आ जाएगा और उसकी वजह से एरर आपकी मेजर्ड वैल्यू के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। या फिर अनबायस्ड पर्सनल एरर, यहाँ पर भी पर्सनल एरर थी बट वो बायस्ड थी, आपको पता था आपकी गलत आदतों के बारे में। यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भगवान ने बनाया ही थोड़ा सा इम्परफेक्ट है और उसकी वजह से अनबायस्ड पर्सनल एरर्स क्या आ जाती हैं, आपकी मेजर्ड वैल्यू के अंदर अपीयर होने लग जाती है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अभी अभी हमने एक लेंथ मेज़र करना सीखा था हमारे नॉर्मल स्केल के द्वारा, वापस से हम यही काम करते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम रख दिया AB। 3 स्टूडेंट्स को बुलाया तुम में से, राम, श्याम और मोहन। अब मैंने कहा कि ये स्केल पकड़ो और मुझे इस लेंथ को मेज़र करके बताओ। तीनों ने बिल्कुल ध्यान रखा, सिस्टमेटिक एरर इंट्रोड्यूस होने नहीं दी। सबसे पहले स्केल को चेक किया, भाई साहब स्केल बिल्कुल परफेक्ट। फिर उसके ऊपर देखा मार्क वगैरह तो सब सही लगे हुए हैं, एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं। फिर उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ा और ढंग से उसको फॉलो किया। एग्जैक्टली इस एंड को A पर रखा और दूसरे एंड को B से कोइंसाइड करवाने लग गए, और बिल्कुल जैसा जैसा कहा गया था वैसे बिल्कुल ऊपर जाके कोइंसाइड करवाते हुए उनको देखने लग गए, राइट। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी। अब मैं थोड़ा सा क्लियरली इसको शो करता हूँ, तो अपन ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बताया चित्र, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपको लगेगा कि यार ये जो मेरा B वाला एंड है वो 1.9 और 2, ना तो वो एग्जैक्टली 1.9 पर है ना वो एग्जैक्टली 2 पर है, 1.9 और 2 के बीच में कहीं है। अब आपने जो स्केल यूज़ किया है ना, इस बेचारे की एक लिमिटेशन है। ये आपको जब सेंटीमीटर्स के अंदर रिजल्ट लिखते हो तो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट तक श्योरिटी से बता सकता है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, ध्यान दो इस वर्ड को सुनो, लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन मेजर बाय योर इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्केल को यूज़ करके आप कम से कम कितनी वैल्यू मेज़र कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। भाई 1 के आपने 10 हिस्से कर लिए ना, तो कितनी वैल्यू मेज़र कर सकते हो? मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर। तो वो इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो उस लीस्ट काउंट की वजह से ये लिमिटेशन आ गई कि आप या तो अपना रिजल्ट 1.9 लिखो या फिर अपना रिजल्ट
2 लिखो, आपको पता है कि दोनों ही रिजल्ट सही नहीं है, क्योंकि क्लियरली आपकी लेंथ 1.9 और 2 के बीच में। अब आप कर कुछ नहीं सकते, यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं है, स्केल को बनाया ही इस तरीके से गया है, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो समझ जाओ लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके की एरर हो जाएगी, रैंडम एरर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको फोर्स किया जाए कि नहीं मुझे तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक रिजल्ट लिख के बताओ, तो फिर जिन 3 स्टूडेंट्स को मैंने बताया था वो परेशान होके अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाने लग जाएंगे। राम को लगेगा कि यार ये 1.9 के थोड़ा सा पास में है, तो चलो अपन 1.91 लिख देते हैं। शाम को लगेगा नहीं नहीं यार ये पास में नहीं है, तो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो वो अपनी रीडिंग लिख देगा 1.95। और जो मोहन है उसको लगेगा नहीं यार ये तो 2 के करीब है, तो वो अपनी रीडिंग लिख देगा 1.97। तो जो सेकंड डिजिट है उसके अंदर प्योर तुक्का चल रहा है, उसमें प्योर एरर आ रही है, और वो एरर अनप्रेडिक्टेबल है। आप थोड़ी ना पता लगा सकते हो कि किस स्टूडेंट को आप बुलाओगे और वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो इस तरीके की जो एरर लीस्ट काउंट की वजह से इंट्रोड्यूस हुई वो किसका एग्जाम्पल बन गई, रैंडम एरर का एग्जाम्पल बन गई। ट्रू वैल्यू जो है इस लेंथ की, राम उससे कम वैल्यू बता रहा है, शाम हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हो, मोहन उससे ज़्यादा वैल्यू बता रहा है। रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर आपकी एरर अपीयर हो रही है, रैंडम एरर का एग्जाम्पल हो जाएगी। एक और बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं, अपन एक गेम खेलते हैं और बड़ा सिंपल सा गेम है। मैं आपको 10 कंकर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो पकड़ाऊंगा मैं आपको, और आपसे कुछ दूरी पर एक कटोरा रख दूंगा छोटा सा, राइट। आपको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और आपको मैं बोलूँगा कि इस लाइन्स पर खड़े खड़े जस्ट केवल ये जो कंकर मैंने आपको दिए हैं उनको फेंक के कटोरे के अंदर डालना है। अब अगर कटोरे के अंदर चला जाता है कंकर, इसका मतलब है आपने ट्रू वैल्यू मेज़र कर ली, आपने बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र कर लिया। अगर उस कटोरे के दाईं तरफ पड़ता है तो आप समझ जाओ कि आपकी पॉजिटिव साइड के अंदर एरर आ रही है, और कंकर बाईं तरफ पड़ता है तो समझ जाओ नेगेटिव साइड ऑफ एरर आ रही है। अब यहाँ पर देखना पर्सनल अनबायस्ड पर्सनल एरर का एग्जांपल क्या होता है। आपको भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, आप चाहे जितना परफेक्शन लाने की कोशिश कर लो, एग्जैक्टली अपने हाथ को उसी तरीके से मूव कर रहा हो जिस तरीके से आपने पहले मूव करवाया था, बट रिजल्ट आपको हर बार अलग अलग मिलेगा। आप खुद करके देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कभी आपका सिक्का कटोरे में जाके गिरेगा, कभी आपका कंकर कटोरे के अंदर जाके गिरेगा, कभी आपका कंकर कटोरे की दाईं तरफ गिरेगा, कभी आपका कंकर कटोरे के बाईं तरफ गिरेगा, कभी आगे गिरेगा, कभी पीछे गिरेगा। तो रैंडमली आपकी जो एरर है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर अपीयर हो रही है। अनबायस्ड पर्सनल एरर का एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज भगवान ने या जिसने भी बनाया है हम इंसानों को इस तरीके से बनाया है कि हम सेम एक्शन को जब रिपीट करते हैं हमारा रिजल्ट सेम नहीं होता। कोई किसी ने अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली हो तो एक अलग बात है, बट इन जनरल जब हम सेम एक्शन को रिपीट करते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं होता। तो उसकी वजह से किस तरीके की एरर्स आ जाती है, रैंडम एरर्स आ जाती है। अब ध्यान देना, रैंडम एरर का कारण हमें नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन है, तो जिस चीज़ का कारण नहीं पता उसका निवारण कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हम। यहाँ तो हमें कारण पता थे, हमने उनको दूर कर दिया, सिस्टमेटिक एरर खत्म हो गई। बट यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर हम मैथ्स का यूज़ करेंगे। हम दिमाग लगाएंगे कि यार कभी हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव साइड में आ रहा है, कभी हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो हम बहुत सारी रीडिंग लेंगे। आपको पता है ना, आपने कभी पता नहीं अपने मास्टर जी से पूछा या नहीं पूछा, स्कूल में पूछो तो सही कि सर आप हमें एक बॉल देते हो, उसका डायामीटर मेज़र करने के लिए कहते हो, अब एक ही डायामीटर को आप 5 बार मेज़र करने के लिए क्यों कहते हो? बट बॉल सेम है, डायामीटर सेम है, तो 5 बार मेज़र कर लेंगे तो भी सेम ही आएगा ना। लेकिन फिर आपके मास्टर जी आपको जवाब देंगे कि सेम नहीं आएगा। क्यों? रैंडम एरर्स की वजह से। कभी आपका डायमीटर ट्रू वैल्यू से हल्का सा ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी रीडिंग लो, अब आपको समझ में आ गया कि बहुत सारी रीडिंग क्यों लेते हैं, और उन सबका एवरेज निकाल लो। अब एवरेज निकालने से क्या होगा, जो पॉजिटिव साइड के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ और जो नेगेटिव साइड के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ, वो जब ऐड करोगे आप इनको एवरेज निकालने के लिए, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जो मीन वैल्यू निकल के आएगी, जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, उसके अंदर रैंडम एरर जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी होगी। और यहाँ पर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जो हमने शुरू में खड़ा किया था, कि अगर हमें ट्रू वैल्यू पता है तो हम मेज़र क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू हमें कभी भी पता नहीं होती, हम हमेशा मेज़र कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर कि अगर मेज़र कर रहे हैं
तो हम जो एरर निकालेंगे उसके अंदर ट्रू वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे। तो अब आपको आंसर मिल चुका है कि आप बहुत बार मेज़र करोगे सेम चीज़ को और उसका मीन निकालोगे, और उस मीन वैल्यू को, उस एवरेज वैल्यू को, क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर आपने रैंडम एरर को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। हो सकता है सिस्टमेटिक एरर अभी भी हो, बट एटलीस्ट रैंडम एरर को आपने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो उस वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, ट्रू वैल्यू मान सकते हो। पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। आप ढंग का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, आप प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटेशन फॉलो करो, तो आपकी सिस्टमेटिक एरर ख़त्म हो गई। फिर आप बहुत सारी रीडिंग्स लो, फ्लक्चुएशंस आएंगे, उन सब का मीन ले लो, तो फाइनली जो मीन वैल्यू मिलेगी वो आपकी ट्रू वैल्यू मानी जा सकती है। और इसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एरर्स के सवाल करना सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे, बाय।